नमस्कार साथियों, आज बीस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजन बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर न्यूक्लियोसाइड का फास्फोरीकरण कर देते हैं तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है ना। तो हम अगर इसके पहले क्लास में बताया गया था आपको कि न्यूक्लिक एसिड अगर लीजिए, उसको हम अगर ब्रेक डाउन करते हैं, इसका ब्रेक डाउन जब करेंगे तो ये टूटता है न्यूक्लियोसाइड, सॉरी ये टूटेगा आपका न्यूक्लियोटाइड में। और ये न्यूक्लियोटाइड जब इसको तोड़ेंगे आप लोग तो ये टूटता है आपका न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड में, ठीक है ना, या फिर जो फास्फेट ग्रुप होता है उसमें, ठीक है ना। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसको अगर आप लोग ब्रेक डाउन करोगे तो ये टूटता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ समझ रहे हैं, अगर हम चाहेंगे न्यूक्लियोसाइड का ही अगर हम फास्फोरीकरण कर देंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस में आपके आते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन। और प्यूरीन में अगर हम लोग देखें तो एडेनिन, ग्वानिन आता है, जबकि पिरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन, आपका यूरेसिन आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यूरीन जो बेस होते हैं, प्यूरीन की बेस जो होंगे वो दो होते हैं, जिसमें आपका पहला एडेनिन होता है, दूसरा आपका ग्वानिन होता है। जबकि पिरिमिडीन में तीन बेस होते हैं, इसमें एक साइटोसिन होगा आपका, तो इसमें तीन बेस होते हैं, इसमें आपका साइटोसिन होगा, थायमिन होगा और आपका यूरेसिल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके बेस होते हैं पिरिमिडीन और प्यूरीन, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, न्यूक्लियोटाइड्स आर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, फास्फोरिलेटेड ऑन वन आर मोर ऑफ द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। जो न्यूक्लियोसाइड का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है उसी पे अगर हम लोग फास्फोरिलेशन कर देंगे, फास्फोरीकरण कर देते हैं, तो जो हमें मिलता है प्रोडक्ट आपका वो न्यूक्लियोटाइड होता है। सिंस फास्फेट ग्रुप, ये आपका फास्फेट ग्रुप होता है। आप अगर इसकी संरचना बनाएंगे H3PO4 की, तो मान लीजिए H3PO4 की अगर संरचना आप लोग बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका हो जाएगा OH, OH और OH हो जाएगा, ठीक है ना। जो OH है आपका ये यहीं पे जो शुगर का जो मालिक्यूल होता है, शुगर में जानते हैं आप लोग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, वहीं पे अटैच हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो आप इसको अगर छोड़ दोगे इतना, तो जितना बचता है आपका ग्रुप यही आपका होता है फास्फेट ग्रुप, ठीक है ना। तो फास्फेट ग्रुप आर न्यूक्लियोटाइड कैन बी नेम्ड एज फास्फेट आर एसिड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड कैन बी नेम्ड एज फास्फेट आर एसिड है। जो न्यूक्लियोटाइड को हम लोग फास्फेट के नाम के तौर पर भी हम इसको जान सकते हैं। जनरली न्यूक्लियोटाइड्स आर नेम्ड एज फास्फेट, ठीक है ना। तो जनरल भाषा में अगर देखेंगे आप लोग तो न्यूक्लियोटाइड को हम फास्फेट ही बुलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये कुछ हुआ, ये आपकी संरचना है एडेनोसिन की। जो आपका प्यूरीन बेस है ये आपका एडेनोसिन है, ठीक है ना। अगर हम ये आपका एडेनोसिन है, अगर इसी में हम लोग अगर मान लीजिए कुछ हम, ये आपका एडेनोसिन है, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम लोग यहाँ पे जहाँ एमिन ग्रुप है इसको हम OH कर दें और यहाँ पे हम NH2 ग्रुप अगर ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, तो ये आपका एडेनिन था, अब आपका बन जाएगा ग्वानिन बन जाता है, ये आपका ग्वानिन बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन की संरचना कैसे होगी। कि आप सिंपल सा बात है, यहाँ पे जितनी संरचना बनी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ मान लीजिए आपकी एडेनिन है, ये तो एडेनिन है। अब जहाँ एमीन है वहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा दो आप लोग, और यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे आप लोग एमीन ग्रुप जो लगा दोगे, एमीन ग्रुप, तो आपका बन जाता है ग्वानिन, ठीक है ना। तो हम बेसिकली ये हमारा बताने का यहाँ पे था कि एडेनिन और ग्वानिन की संरचना कैसे होती है वो चीज़ें, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये आपका नाइट्रोजन बेस है, ये आपका नाइट्रोजन बेस है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। ये आपका है शुगर और ये आपका ये लास्ट वाला पोर्शन आपका है फास्फेट ग्रुप, ठीक है, ये आपका फास्फेट ग्रुप है। तो बताया गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो इसकी जो हम नाम बोलेंगे इसको, ये होगा एडेनोसिन 3 मोनोफास्फेट, ठीक है ना। इसी का फुल शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखते होंगे AMP,
एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है एएमपी फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी संरचना होती है। ये आप देखेंगे सिंपल सा नाइट्रोजन बेस है, शुगर मालिक्यूल है और आपका फास्फोरिक एसिड जो ग्रुप है वो अटैच हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे आपका इसका जब नामकरण के चक्र दोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ये आपका 5वां कार्बन तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरे ग्रुप जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, इस ग्रुप से अटैच है ये फास्फेट ग्रुप, इसलिए यहाँ पे 3 मोनोफॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये आपका एडीपी हुआ, तो एएमपी हुआ, अगर एडीपी होता, इसी एएमपी है आपका भी, ये तो फिलहाल एडीपी होगा भी, फिर एटीपी भी आता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहीं पे हम लोग जो आप एक फास्फेट ग्रुप देख रहे हो अभी आप लोग, तो देखिए मोनोफॉस्फेट है, अब क्या होगा यहाँ पे डाई का मतलब हुआ 2, तब क्या होगा एक और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो क्या फिर होगा, ये यहाँ पे एक और फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो आपका जब बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए हो जाता है ये, ठीक है, OH, ठीक है ना। ये आपका अगर इसकी बात की जाए संरचना, तो ये आपका हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम वापस अगर एक और ऐड कर देंगे फास्फेट ग्रुप, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ATP, ठीक है, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका होता है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट का मिश्रण होता है, ठीक है, उसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, जो एडेनोसिन ये आपका मोनोफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट है, आपका ये ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है ना। तो ये संरचना आप देख ही दें, ये आपका एडेनिन है, ये शुगर है और ये आपके फास्फेट ग्रुप हैं। देखिए अगर एक फास्फेट ग्रुप जब लगा है तो उसको हम बोल रहे हैं एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। अगर जब 2 लग जा रहे हैं, ये आपका जब 2 लग जा रहे हैं डाइफॉस्फेट हो जाता है, जब आपके 3 लग जा रहे हैं आपके ट्राइफॉस्फेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी एडीपी की संरचना हुई, जब 2 फास्फेट हैं, जब 3 फास्फेट लग जा रहे हैं तो आपकी एटीपी की संरचना हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस, आखिरकार न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजन दैट कैन कन्वर्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू फास्फोरिक एसिड एस्टर, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग बेसिकली, देखिए हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड की सिंथेसिस देख लिया था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड तक जो नाइट्रोजन बेस और शुगर का जो ऐड करना होता है वो चीज़ हम देख चुके हैं। तो अब सिंपल हमारा लास्ट का प्रोसेस क्या है, अब हम न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है ना। तो ऐड कैसे करेंगे, मान लीजिए पूरा ये ग्रुप ये यहाँ तक ये न्यूक्लियोसाइड था। अब हम देखें क्या है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर इसी में हमें फास्फोरिक एसिड ग्रुप को ऐड करना है तो करेंगे क्या हम लोग, जो OH है ये आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे OH एक होगा आपका, P होगा, ये कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है ना फास्फोरिक एसिड की। तो होगा क्या, यहाँ पे अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये आपका H2O आपका जो, ठीक है, H2O आपका बाहर निकल जाएगा, वाटर आपका बाहर जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, RO हो जाएगा, बाकी का P होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, फिर OH होगा और H होगा, ठीक है, OH होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो बांड बनता है इससे बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बांड बोलते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे बनेगा बांड बनेगा ना इसके बीच में, इससे बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बांड, ठीक है। तो ये हमें बोल सकते हैं कि अब हम एक तरीका हमें मिलेगा कि हमें करना कुछ नहीं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फास्फोरिक एसिड जो है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं चलिए कैसे इसका है। वन रिजेंट विच इज यूजफुल फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड इज डाइबेंजिल फास्फोक्लोराइडेट, ठीक है ना। तो हमें जो अभी इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा नाम आ जाएगा BZ के फॉर्म में, ठीक है ना। तो भी हमें याद रखिएगा, ठीक है ना। जो हमें फास्फोरिक जो हमें ऐड करना है जिसको फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड से कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डाइबेंजिल फास्फोक्लोराइडेट, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है ना। तो जो इसका नाम है ये आपका डाइबेंजिल फास्फोक्लोराइडेट का ये संरचना है, ठीक है ना। ये जो संरचना है इसी का है डाइबेंजिल फास्फोक्लोराइडेट के, ठीक है ना। तो ये इसकी संरचना है और इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इसी का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सिंस दिस रिएजेंट कैन रिएक्ट विथ ऑल ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन शुगर, इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर देन द वन विच फास्फोरिलेशन इज इनिशिएटेड, ठीक है ना, इंटेडेड, सॉरी। तो अब करें क्या हम लोग, जैसे जितने भी शुगर मालिक्यूल होते हैं उनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो अब जब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है,
तो ये ठीक है, जो आपका डाई बेंजिल फास्फोक्लोराइडेट है, इसकी बात कर रहे हैं। जब इसको ऐड किया जाएगा तो ये सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनको हम प्रोटेक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो जब हम प्रोटेक्ट कर देंगे तो जो हमें जहाँ पे रिएक्शन करानी होगी उसको हम आसानी से करा पाएंगे, ठीक है ना। इफ फास्फोरिलेशन इज इंटरटेन्ड एट 5, ठीक है, एट 5 कार्बन, देन 2-3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कन्वर्टिंग दीज इनटू कीटल, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमें 5वें पोजीशन पे अगर हमें करानी है रिएक्शन, अगर हमें ऐड कराना है फास्फोरिक एसिड को, तो हमें दूसरे और तीसरे कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उसको हमें प्रोटेक्शन करना होगा। उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसको हम कीटल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हम आसानी से इसका यहाँ पे जो ग्रुप होगा ये आसानी से प्रोटेक्शन हो जाएगा, हम रिएक्शन आसानी से करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका है शुगर मॉलिक्यूल है। अब हमें करना क्या, पहले काम हमारा होगा इसको और इसको, क्योंकि हम रिएक्शन जब कराएंगे 5वें पोजीशन पे तो इन दोनों को हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कीटल ग्रुप में कन्वर्ट करके इसको हम लोग, ठीक है, तो इसको हम प्रोटेक्ट कर लिए हैं, प्रोटेक्ट कर लिया गया है। अब हम करेंगे क्या, फास्फो जो आपका जो, अब हम 5वें कार्बन पे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा क्या होगा, हमारा जो डाइबेंजिल का था इसकी हम रिएक्शन करा देंगे 5वें पोजीशन पे, ठीक है ना। ये आपका जो है ना, ये यहाँ पे इस पर हम रिएक्शन करा देंगे 5वें पे। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो ये ग्रुप है, ठीक है ना, इसके साथ हम जो Cl होगा या आपका H बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बनना आपका शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी आपका प्रोटेक्शन था, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग नहीं हो पाई। अगर यहाँ प्रोटेक्शन अगर नहीं होता तो हो सकता जो 5वें पोजीशन पे रिएक्शन इसकी हुई है वो यहाँ पे भी होती, ठीक है, जिसके क्या होता जो हमें चाहिए था प्रोडक्ट वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं ये आपके इसकी प्रोटेक्शन की वजह से केवल यहाँ पे जो 5वां कार्बन है इसके साथ ये रिएक्शन कराया गया है। अब करेंगे क्या, अब वापस हमें इस चीज़ को कन्वर्ट करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो हम करेंगे क्या, एसिडिक वाटर को जब ऐड किया जाएगा तो ये जो संरचना हमारी है ये वापस कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, ठीक है ना। ये आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऐड हो गई। अब करेंगे क्या, हम लोग इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे पैलेडियम के साथ, तो हमारा जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप होगा वो आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। जो ये ग्रुप होगा ये आपका ये बेंजिल जो होगा वो आपका बाहर निकल जाएगा डाइबेंजिल, और आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे देखा कि बेसिकली ये अगर यहाँ पे देखें इतना ही संरचना हम लोग देखें, ये यहाँ पे आपका बेस है, बेस वही जो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोसाइड था, ठीक है ना, यहाँ तक आप देख रहे हैं ये जो चीज़ें हैं लिखी, यहाँ तक आपका न्यूक्लियोसाइड है। ये हमने केवल फास्फोरिक एसिड को ऐड किया, जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल किया डाइबेंजिल फास्फोक्लोराइडेट को, ठीक है ना। अब इसको ऐड इसको इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे फास्फोरिक एसिड को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपका ये न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट हो गया, इससे न्यूक्लियोटाइड आपका बन गया, ठीक है। तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन बी प्रोटेक्टेड एज शोन बिलो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अभी हमने 5वें कार्बन की पे रिएक्शन कराई, ठीक है ना। अगर हमें 5वें कार्बन पर अगर रिएक्शन नहीं करानी है तो इसको भी हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, और कहीं और भी करा सकते हैं रिएक्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे कार्बन पे हम लोग तीसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उस पर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तब इसको हम प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, TrCl का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो Cl जो होगा ये आपके साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा और एच की जगह पर आपका Tr आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो इसका प्रोटेक्शन हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसकी रिएक्शन करा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी होगा, इसका भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोनों जगह रिएक्शन करा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फास्फोरिक एसिड को ऐड कर देंगे, वापस वही हाइड्रोजनेशन कर देंगे, ठीक है। तो पैलेडियम के साथ तो वापस से आपका जो ग्रुप होगा ये डाइबेंजिल वो आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपका फास्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिस ग्रुप में हमें चाहिए, जहाँ पे हमें फास्फोरिक एसिड ऐड करना है, उस ग्रुप को छोड़ के हमें दोनों, जैसे देखिए शुगर में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, अगर हमें ऐड कराना है एक पे, तो अगर मान लीजिए 2, 3, 5 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, अगर 5 पे कराना हमें है फास्फोरिक एसिड फास्फोरेशन कराना है तो 2, 3 को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अगर 3 पे कराना है तो 2 और 5 को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अगर 3 को कराना है तो हमें 2 और 5 को दो कराना है, 3 और 5 पे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जिससे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वही मिल पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हुई।